गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास बेसिडियोमाइसीटीज के सदस्य अस्टिलेगो के बारे में। अस्टिलेगो को सामान्यतः स्मट फंजाई अथवा कंड कवक के नाम से भी जाना जाता है। इसे यह नाम क्यों दिया गया? इस कवर चित्र में आप गेहूं की बाली देख रहे हैं और साथ ही देख रहे हैं कि यह बाली स्वस्थ नहीं है अपितु रोगग्रस्त है। तो इसमें स्मट रोग के लक्षण नज़र आ रहे हैं, जिसके बारे में हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यह स्मट रोग अस्टिलेगो नामक फंजाई के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसी वजह से इसे स्मट फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। तो अस्टिलेगो कॉमनली स्मट फंजाई कहलाते हैं। आइए देखते हैं इसका वर्गीकरण। किंगडम माइकोटा, डिवीज़न यूमाइकोटा तथा सब डिवीज़न है बेसिडियोमाइकोटेना। बेसिडियोमाइकोटेना का यह पहला सदस्य है जो कि आप पढ़ने जा रहे हैं। अतः थोड़ा सा बेसिडियोमाइकोटेना के बारे में हम जान लेते हैं। सब डिवीज़न बेसिडियोमाइकोटेना में मोस्ट एडवांस्ड या अत्यधिक विकसित प्रकार के कवकों को सम्मिलित किया गया है। इस सब डिवीज़न में इंक्लूड किए जाने वाले अधिकांश फंजाई पैरासाइट्स होते हैं और कुछ ही सैप्रोफाइट्स होते हैं। अस्टिलेगो, जिसे कि सामान्यतः स्मट फंजाई कहा जाता है, तथा पक्सिनिया, जिसे कि सामान्यतः रस्ट फंजाई कहा जाता है, इस सब डिवीज़न के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। यह सब डिवीज़न सुविकसित सेप्टेट हाइफी युक्त होता है तथा इस सब डिवीज़न में लैंगिक जनन अनुपस्थित होते हैं। सुस्पष्ट लैंगिक जनन नहीं नजर आते हैं। अस्टिलेगो की क्लास है टीलियोमाइसीटीज। टीलियोमाइसीटीज की लाक्षणिक गुण है कि इसमें अविकल्पी परजीवी सम्मिलित किए गए हैं जो कि स्मट तथा रस्ट रोग उत्पन्न करते हैं। इस क्लास में सम्मिलित फंजाई में अत्यधिक ब्रांच्ड तथा सेप्टेट कवकजाल पाया जाता है। ऑर्डर है अस्टिलेजिनेल्स। इस ऑर्डर में बेसिडियोकार्प रिपोर्ट नहीं किया गया है और क्लेमाइडोस्पोर्स नामक बीजाणु देखने को मिलते हैं। फैमिली अस्टिलेजिनेसी, जिसकी खास बात है कि इस फैमिली में होस्ट के टिश्यूज़ में क्लेमाइडोस्पोर्स उत्पन्न होते हैं तथा क्लेमाइडोस्पोर के अंकुरण से 4 बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। इन सभी लक्षणों का विस्तार पूर्वक अध्ययन हम आगे इसी वीडियो लेक्चर में करेंगे। जीनस अस्टिलेगो, जिसकी अनेक जातियां पाई जाती हैं। अब हम इस जीनस का एक सामान्य परिचय प्राप्त कर लेते हैं। अस्टिलेगो में 300 से अधिक जातियां सम्मिलित की गई हैं और इन सभी को सामान्य रूप से स्मट फंजाई के नाम से जाना जाता है। अस्टिलेगो की जातियां विभिन्न धान्य फसलों जैसे कि गेहूं, जौ, बार्ले इत्यादि पर, जई इत्यादि पर पैरासाइट्स के रूप में पाई जाती हैं तथा ये प्रजातियां सीरियल्स में या धान्य फसलों में अत्यधिक क्षति उत्पन्न करती हैं। स्मट डिजीज के द्वारा प्रोडक्शन में काफ़ी लॉस होता है। एक और नई टर्म जो कि यहाँ पर आप पढ़ेंगे, अस्टिलेगो की स्पीशीज ऑटोशियस होती हैं। ऑटोशियस, जिसे कि हिंदी में एक आश्रयी कहा जाता है। इसका क्या अर्थ है? अक्सर शॉर्ट नोट में ऑटोशियस शब्द का शाब्दिक अर्थ या परिभाषा पूछ ली जाती है। एक आश्रयी कवक अथवा ऑटोशियस कवक ऐसे फंजाई होते हैं जो कि अपना जीवन चक्र एक ही होस्ट अथवा परपोषी पर पूर्ण कर लेते हैं। तो इनके जीवन की समस्त घटनाएं
एक ही होस्ट में संपन्न होती हैं, अतः इन कवकों को ऑटोशियस अथवा एक आश्रयी कवक के नाम से जाना जाता है। अस्टिलेगो की प्रजातियां अविकल्पी परजीवी या ऑब्लिगेट पैरासाइट्स के रूप में पाई जाती हैं, अर्थात इन्हें अपना जीवन चक्र संपन्न करने के लिए एक विशेष होस्ट की आवश्यकता रहती है, और अगर इन्हें होस्ट उपलब्ध नहीं होता है तो ये अपना जीवन चक्र कंप्लीट नहीं कर पाती। तो इस प्रकार अस्टिलेगो एक ऑटोशियस तथा ऑब्लिगेटरी पैरासाइट कवक के रूप में पाया जाने वाला कवक है। यहाँ थोड़ा सा हम इस फंजाई के द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले स्मट अथवा कंड रोग का भी एक परिचय प्राप्त कर लेते हैं। अस्टिलेगो के द्वारा विभिन्न सीरियल क्रॉप्स में स्मट डिजीज उत्पन्न की जाती है। स्मट डिजीज के दौरान अस्टिलेगो पुष्पीय भागों, जिसमें कि स्पेशली ओवरी अथवा अंडाशय को संक्रमित किया जाता है। जिन ऊतकों को इस फंजाई के द्वारा संक्रमित किया जाता है वे पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं तथा माइसीलियम धीरे धीरे स्पोर्स के मास के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार यह रोग धान्य फसलों को अत्यधिक हानि पहुंचाने वाला रोग है। उपयुक्त चित्र में आप देख रहे हैं कि अस्टिलेगो की विभिन्न जातियां हैं जो कि अलग अलग धान्य फसलों जैसे कि गेहूं, जौ, जई इत्यादि में विभिन्न प्रकार के स्मट रोग उत्पन्न कर रही है। इसमें हम पर्टिकुलरली गेहूं में उत्पन्न किए जाने वाले स्मट, जिसे कि लूज स्मट कहा जाता है, अस्टिलेगो न्यूडा वैरायटी ट्रिटिसाई, इस कवक के द्वारा यह रोग उत्पन्न किया जाता है, तथा जौ का लूज स्मट जो कि अस्टिलेगो न्यूडा वैरायटी हॉर्डाई के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं कि स्मट रोग आगे पुनः लक्षणों के आधार पर लूज स्मट तथा कवर्ड स्मट में विभेदित किया गया है। दोनों का अंतर तथा दोनों की विशेषताएं हम स्मट रोग के अंतर्गत आने वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार अस्टिलेगो में अनेक जातियां विभिन्न प्रकार की धान्य फसलों को संक्रमित करने का कार्य करती हैं। तो आइए देखते हैं कि इस कवक की कायिक संरचना अथवा वेजिटेटिव स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। कवक का प्लांट बॉडी कवक जाल के रूप में अथवा माइसीलियम के रूप में पाई जाती है। यह माइसीलियम अत्यधिक शाखित सेप्टायुक्त तथा यह सेप्टा अथवा कवक जाल इंट्रासेल्युलर स्पेसेस में या अंतराकोशिकीय अवकाशों में वृद्धि करने वाले माइसीलियम के रूप में पाया जाता है। स्पष्ट रूप से कवक जाल में हमें दो स्टेजेस देखने को मिलती हैं, प्राइमरी माइसीलियम स्टेज या प्राथमिक कवक जाल अवस्था तथा सेकेंडरी माइसीलियम स्टेज या द्वितीयक कवक जाल संरचना। दोनों में अंतर देख लेते हैं। इससे पहले आप इस चित्र के द्वारा माइसीलियम की संरचना देख सकते हैं। तो यह माइसीलियम है जिसमें आपको बीच बीच में पट नज़र आ रहे हैं। ध्यान रखिए, पट सिंपल टाइप के हैं और पटों के कारण यह कवक सूत्र अलग अलग कोशिकाओं में विभक्त है तथा यहीं आपको न्यूक्लियस या केंद्रक भी नज़र आ रहे हैं। तो बात करते हैं हम प्राइमरी माइसीलियम की या प्राथमिक कवक जाल की। प्राइमरी माइसीलियम का निर्माण बेसिडियोस्पोर नामक संरचना के जर्मिनेशन से होता है। प्राइमरी माइसीलियम पतला, हाइलिन तथा पट्टयुक्त हाइफी है। यह
कुछ समय तक ही एग्जिस्ट करता है। एक और ख़ास बात जो कि प्राइमरी माइसीलियम में पाई जाती है कि इसके कवक सूत्र में सदैव एक ही अगुणित न्यूक्लियस उपस्थित रहता है। सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस की प्रेजेंस के कारण इसे मोनोकैरियोटिक, मोनो का अर्थ है एक, कैरियोटिक शब्द यहाँ पर न्यूक्लियस के लिए काम में लिया गया है, तो इसे मोनोकैरियोटिक अथवा हैप्लोमाइसीलियम के नाम से भी जाना जाता है। प्राइमरी माइसीलियम बहुत लंबे समय तक एग्जिस्ट नहीं करता और एक और ख़ास बात कि प्राइमरी माइसीलियम होस्ट को इन्फेक्ट करने में समर्थ भी नहीं होता है। तो इस प्रकार वेजिटेटिव फेज में पहली अवस्था हमने देखी प्राइमरी माइसीलियम, जो कि एक केंद्रक की उपस्थिति के कारण मोनोकैरियोटिक अथवा हैप्लोमाइसीलियम के रूप में पाया जाता है। इसके पश्चात हम देखते हैं सेकेंडरी माइसीलियम या द्वितीयक कवक जाल के बारे में। सेकेंडरी माइसीलियम वेल डेवलप्ड संरचना होती है। यह सेप्टेट तथा ब्रांच्ड संरचना के रूप में पाई जाती है। सेकेंडरी माइसीलियम प्राइमरी माइसीलियम से भिन्न होता है क्योंकि इसमें दो केंद्रक उपस्थित होते हैं। यद्यपि दोनों केंद्रक हैप्लॉइड ही होते हैं, परंतु इनकी संख्या 2 होती है, जबकि प्राइमरी में हमने देखा कि एक ही प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। चूंकि यह माइसीलियम सेप्टेट होता है, तो सेप्टा जो होते हैं उनमें छिद्र उपस्थित होते हैं, परंतु सभी छिद्र सिंपल प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार प्राइमरी तथा सेकेंडरी 2 प्रकार की स्टेजेस में वेजिटेटिव फेज पाई जाती है। वेजिटेटिव फेज जो कि सेकेंडरी माइसीलियम के रूप में पाई जाती है, जल्दी ही यह अत्यधिक शाखित अवस्था में आ जाती है तथा यह होस्ट को अथवा परपोषी को संक्रमित करती है। तो यह दूसरा अंतर हो गया। प्राइमरी माइसीलियम में संक्रमण की क्षमता नहीं थी, जबकि सेकेंडरी माइसीलियम परपोषी के अंदर प्रवेश करता है। प्रवेश करने के पश्चात यह होस्ट के टिश्यूज़ में फैल जाता है तथा फैलने के पश्चात इनकी छोटी छोटी शाखाएं होस्ट सेल्स में एंटर करती हैं, हॉस्टोरिया की तरह कार्य करती हैं तथा भोजन प्राप्त करती हैं। तो इस प्रकार यह होस्ट को संक्रमित करने में सक्षम होता है। बेसिडियोमाइसिटीज का एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है द्विकेंद्रकी भवन अथवा डाइकैरियोटाइजेशन। सबसे पहले तो आप इस शब्द का मतलब समझिए। डाई का अर्थ होता है 2, कैरियोटाइजेशन यानी 2 केंद्रकों का एकत्र होना या माइसीलियम का 2 केंद्रक युक्त होना। यह प्रक्रिया कहलाती है डाइकैरियोटाइजेशन। अस्टिलेगों की अधिकांश स्पीशीज हेटेरोथैलिक होती है। प्राइमरी माइसीलियम बहुत लंबे टाइम तक स्टेबल नहीं रह पाता, जल्दी ही यह सेकेंडरी माइसीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्राइमरी माइसीलियम में पाए जाने वाले एक न्यूक्लियस का 2 न्यूक्लियस युक्त सेकेंडरी माइसीलियम में बदलना ही डाइकैरियोटाइजेशन या द्विकेंद्रकी भवन कहलाता है। अस्टिलेगों में द्विकेंद्रकी भवन कई प्रकार से हो सकता है, जैसे कि 2 प्राथमिक अथवा प्राइमरी हाइफी के संयोजन के द्वारा। इस प्रक्रिया में बेसिडियोस्पोर्स जर्मिनेट होते हैं। जर्मिनेशन के पश्चात ये प्राइमरी कवक जाल बनाते हैं तथा 2 विभिन्न स्ट्रेन्स के प्राइमरी माइसीलियम आपस में सोमैटोगैमी के द्वारा जुड़ जाते हैं तथा डाइकैरियोटाइजेशन अथवा द्विकेंद्रकी माइसीलियम का निर्माण करते हैं। इसके पश्चात
बेसिडियोस्पोर्स के द्वारा उत्पन्न जर्म ट्यूब्स के संयोजन के द्वारा, या बेसिडियोस्पोर्स में संयुग्मन की क्रिया के द्वारा, या फिर दो संक्रमण सूत्र या इन्फेक्शन थ्रेड्स की कोशिकाओं के संलयन के द्वारा। यह सभी इस चित्र में आपको अच्छे से नजर आ रहे हैं। चारों प्रकार की विधियां, जिसमें कि पहली विधि में दो प्राइमरी माइसीलियम जो कि एक प्लस स्ट्रेन का है, दूसरा माइनस स्ट्रेन का है, यह आपस में संयुक्त हो रहे हैं। दोनों के संयुक्त होने से एक कोशिका में दोनों का केंद्रक आ जाता है तथा द्विकेंद्रकी भवन या डाइकैरियोटाइजेशन संपन्न होता है। सेकंड चित्र में आप देख रहे हैं कि यहाँ बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट होता है तथा जर्मिनेट होते ही आपस में फ्यूज हो जाता है। सिमिलरली इन्फेक्शन थ्रेड्स तथा इन्फेक्शन थ्रेड्स के संयुग्मन के द्वारा और बेसिडियोस्पोर्स के संयुग्मन के द्वारा, तो इन सभी प्रक्रियाओं के द्वारा डाइकैरियोटाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। डाइकैरियोटाइजेशन की प्रक्रिया के दौरान हम एक टर्म पढ़ते हैं, क्लैंप कनेक्शन। तो डाइकैरियोटाइजेशन की प्रक्रिया में जब दो केंद्रक इकट्ठे हो रहे होते हैं तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार की संरचना बनती है जिसे कि क्लैंप कनेक्शन के नाम से जाना जाता है। तो आइए मैं आपको बता दूं क्लैंप कनेक्शन क्या होते हैं। यह बेसिडियोमाइसिटीज का एक लाक्षणिक गुण है तथा अक्सर इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। क्लैंप कनेक्शन वह विशेष प्रक्रिया है जो कि बेसिडियोमाइसिटीज में डाइकैरियोटाइजेशन में सहायता करती है। तो यहाँ पर चित्र के द्वारा आप देख रहे हैं, इस प्रक्रिया में कवक सूत्र की एक कोशिका जैसे ही द्विकेंद्रकी होती है वैसे ही इस द्विकेंद्रकी अवस्था का पूरे कवक सूत्र की कोशिकाओं में प्रसार हो जाता है। और यह प्रसार एक विशेष प्रकार की संरचना जो कि हुक अथवा क्लैंप के समान नजर आती है उसके द्वारा होता है, अतः इसे क्लैंप कनेक्शन कहा जाता है। क्लैंप कनेक्शन की प्रक्रिया में सर्वप्रथम हाइफी से एक अतिवृद्धि बनना शुरू होती है। सेकेंडरी माइसीलियम की सेल्स में डाइकैरियोटाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। डिवीज़न के टाइम एक छोटी सी पाउच लाइक संरचना नीचे की तरफ बढ़ना शुरू होती है जिसे क्लैंप कनेक्शन कहा जाता है। ये देख रहे हैं आप, कोशिका प्रथम तथा कोशिका द्वितीय दोनों के मध्य क्लैंप कनेक्शन बनना शुरू हुआ है। धीरे धीरे यह क्लैंप कनेक्शन बढ़ते हुए दूसरी कोशिका तक पहुंच जाता है और इस कनेक्शन के द्वारा एक कोशिका से केंद्रक दूसरी कोशिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप दोनों ही कोशिकाएं द्विकेंद्रकी या डाइकैरियोटिक हो जाती हैं। तो इस प्रकार इस हुक लाइक संरचना के निर्माण के द्वारा संपूर्ण माइसीलियम का द्विकेंद्रकी भवन होना, यह क्लैंप कनेक्शन तथा डाइकैरियोटाइजेशन कहलाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार प्राइमरी माइसीलियम शीघ्र ही सेकेंडरी अथवा द्वितीयक माइसीलियम में बदल दिया जाता है। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। बारी बारी हम शब्द बेसिडियोस्पोर पढ़ रहे हैं, क्लेमाइडोस्पोर पढ़ रहे हैं। ये क्या होते हैं तथा कैसे बनते हैं, इसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।